मुझे विश्वास है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास। अब तक मैंने आपको बाल विकास में फर्स्ट यूनिट यानी कि बालक के विकास में मैंने आपको बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बालक का नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास, मैंने सभी विकास को डिस्कस कर रखा है 8 वीडियो के माध्यम से। मैं आपको सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं। इस यूनिट का नाम है सीखने के लिए अर्थ का सिद्धांत। इसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये मैं आपको बाल विकास के बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा है मानसिक, मेंटल हेल्थ। तीसरा परिपक्वता, मैच्योरेशन। चौथा सीखने की इच्छा, डिज़ायर ऑफ लर्निंग। पाँचवां प्रेरणा। छठवां वातावरण, इन्वायरमेंट। सातवां विषय सामग्री का स्वरूप, नेचर ऑफ सब्जेक्ट कंटेस्ट। आठवां शिक्षण सहायक सामग्री, टीचर लर्निंग टूल्स। नौवां अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स। हम इन सारे अधिगम को जो प्रभावित कर रहे हैं इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। फिजिकल हेल्थ क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक रूप से स्वस्थ होने की संभावना है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो अधिगम में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर बालक अध्यापन अधिक समय तक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो अधिगम मतलब सबसे पहले आप समझिए अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि हम अपने टीचर से क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा बेहतर होगा तो सबसे पहले देखना होगा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अधिगम की क्रिया आसानी से कर सकते हैं और चीज़ों को हम आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारक है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम चीज़ों को सही तरीके से सीख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बालक में मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित व्यवहार में अनेक समस्याएं देखी जाती हैं। इससे परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। जिस बालक का व्यवहार और असामान्य है वह अवश्य मानसिक रूप से रुग्ण होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसको अच्छे तरीके से बताया है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह अपने अधिगम को अधिक स्थायी एवं सुचारू रूप से सरल बना सकता है। वह कठिन से कठिन अधिगम को भी जल्द से जल्द सीख सकता है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह बड़े विषय को भी अधिक समय देकर बड़ी सरलता के साथ अध्ययन कर सकता है। अधिगम प्रक्रिया में बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है, अगर बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला मैंने बताया था शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं होगा, ये फैक्टर हो गया, या कोई उसको घरेलू प्रॉब्लम कह सकते हैं, या कोई और कारण है जिससे उसका पारिवारिक कारण या विद्यालय कारण उसकी फीस नहीं जमा हो पा रही समय से, उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो, तो तभी भी बालक मानसिक स्वस्थ नहीं रह सकता। जब बालक मानसिक स्वस्थ नहीं हो सकता तो उसके अधिगम उसको प्रभावित करेंगे। उसके अधिगम यानी कि सीखने की प्रवृत्ति जो होगी उस प्रभावित हो सकती है।
या अगर उसका मानसिक, कहने का दूसरा, अगर दूसरे पहलू में देखें, अगर वह मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है तो वह अपने कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी आसानी से सीख सकता है। ये दूसरा कारक था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ। तीसरा बात करते हैं परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। अधिगम की प्रक्रिया में बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षा में मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वह कलम, किताब आदि का पकड़ना सीख जाए। उन्हें व्याकरण, पहाड़े आदि का ज्ञान इस दृष्टि से बाद में कराया जाता है। यदि शारीरिक मानसिक परिपक्वता न हो तो सीखने में शक्ति का नाश होता है। कार्ल सैनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना प्रक्रिया नहीं वरन एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बालक मैच्योर होगा, यानी कि उसके अधिगम को प्रभावित करने वाला तीसरा बड़ा कारक हो सकता है परिपक्वता, मैच्योरेशन। अगर बच्चा मैच्योर्ड है, यानी कि उसके जो मांसपेशियां अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं और वह चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज कर ले रहा है, यानी कि उसका शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से वह परिपक्व हो चुका है। ठीक है, तो ये भी परिपक्वता भी सीखने के यानी कि अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि कार्ल सैनिक ने बताया, परिपक्वता और सीखना प्रक्रिया नहीं वरन एक दूसरे पर निर्भर है। कहने का मतलब अगर आपके अंदर मैच्योरिटी, बालक के अंदर अगर मैच्योरिटी आती है तो उसके सीखने की प्रक्रिया जो है एक दूसरे पर निर्भर करती है। देखिए बहुत सिंपल सा मैंने लिख दिया है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे एक एक पॉइंट्स को। बात करते हैं चौथा सबसे बड़ा पॉइंट्स है सीखने की इच्छा, डिजायर ऑफ लर्निंग। अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की इच्छा। यदि सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर अधिगम का क्या प्रयोजन। बालक को नया ज्ञान देने से पूर्व यह आवश्यक है उनमें सीखने की तत्परता की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में किन बातों को सीखने में सफल हो जाता है। किसी भी कार्य को कराने से या अध्ययन से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि बालक में सीखने की इच्छा है या नहीं, क्योंकि इच्छा होने पर अधिगम अस्थायी एवं सरल होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? अधिगम। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। अगर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा है, डिजायर ऑफ लर्निंग है, तभी वह बच्चा किसी चीज को सीखने का प्रयास करेगा। अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा है ही नहीं तो वो कैसे चीजों को सीखेगा। तो ये एक चौथा बड़ा कारक हो सकता है अधिगम को प्रभावित करने का। बात करते हैं प्रेरणा, पांचवा मोटिवेशन, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रेरक। शब्द से तात्पर्य बालक में आंतरिक एवं बाह्य रूप से उत्साह या प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। बालक के सीखने में नहीं वरन सभी प्राणियों को सीखने में प्रेरक तत्व आवश्यक माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालक को पुरस्कार एवं दंड और बड़े बालक को प्रशंसा एवं निंदा द्वारा प्रेरणा देकर उन्हें नवीन ज्ञान को सिखाया जा सकता है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक तत्व प्रेरणा माना गया है, क्योंकि यदि बालक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहेगा तो वह उस कार्य में जरूर सफल होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर अगर बालक के अंदर अगर मोटिवेशन है तो वह चीज़ों को सही तरीके से सीख सकता है। जैसे कि छोटे बालक को हम उसको दंड दें या पुरस्कार देकर उसको सिखा सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, और बड़े बालक को हम प्रशंसा करके या उसकी निंदा करके उसको सिखा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारक है। छठवां बड़ा कारक है वातावरण, इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। हम हर चीज वातावरण से सीखते हैं। हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे चारों ओर एक वातावरण उपलब्ध होता है। यह वातावरण हमें सीखने के प्रति धनात्मक पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन दोनों प्रदान करता है। वातावरण अधिगम प्रक्रिया में क्या प्रभाव डालता है, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम समझने की बात करें, एक छोटा सा बीज लीजिए। अगर
एक को हम अच्छे वातावरण में रख रहे हैं, यानी कि उसको पानी, प्रकाश सही मात्रा में उसको प्रदान कर रहे हैं, और दूसरे बीज को हम पानी और प्रकाश, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं दे रहे हैं। तो देखेंगे क्या कि जो बीज को अच्छे तरीके से उसका भरण पोषण हो रहा है, वो बीज अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होके एक विशाल पेड़ का निर्माण करेगा, और दूसरा सेम तरीके का बीज वही अगर उसको हम पानी, वायु और प्रकाश नहीं भरपूर दिए, वो बीज, उसका जो पेड़ हुआ, उससे अंकुरित होने वाले पेड़, वो एक झिरमुट बन के रह गया, यानी कि उस पेड़ का विकास, उस बीज का विकास सही तरीके से नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वातावरण प्रभावित करता है बालक के अधिगम को। तो एक छोटा सा उदाहरण था। आगे देखते हैं हम। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण के अधिगम पर प्रभाव। बालक के अधिगम पर उसके परिवार के वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण में बालक के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह उदास तथा खिन्न रहने लगता है। घर के माहौल पर उसे घुटन होने लगती है। वह अपने अध्ययन के लिए घर से दूर जाने लगता है। यहाँ पे उसे घुटन होने लगती है। ठीक है। बी क्या है? कक्षा में भौतिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव, यानी कि कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि आते हैं। यदि कक्षा में ढंग से बैठने की जगह नहीं है, अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, फर्नीचर टूटा होता है, तो यहाँ पे भी अध्ययन में मन नहीं लगता है। और सी जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण का अध्ययन का प्रभाव। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है, उसमें आपस में मधुर संबंध है, तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है। और यदि कक्षा का वातावरण तनाव युक्त रहता है, बेसिल तनाव युक्त रहता है, तो छात्र को घुटन महसूस करता है और अधिगम प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। और डी की बात करें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का असर क्या होता है? व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित नियम, विचार, विश्वास एवं भौतिक वस्तुओं से होता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श एवं मूल्य आदि शामिल होते हैं। ये सब भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपको वातावरण की जब बात की मैंने, तो यहाँ पे आपको की पॉइंट्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ये 4 हेडिंग्स हैं। इनको अगर आप अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। जैसे कि आप अगर माइंड में याद कर लें कि वातावरण में प्रभावित करने वाला सबसे पहले परिवार का वातावरण अधिगम प्रभाव, दूसरा कक्षा में भौतिक वातावरण अधिगम पर प्रभाव, तीसरा मनोवैज्ञानिक वातावरण का अध्ययन का प्रभाव, चौथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का असर। ये थे वातावरण, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले एक बड़े कारक हैं। अब बात करते हैं विषय सामग्री की। ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि बात करें, सीखी जाने वाली वस्तु या सीखने की विधि का सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। विषय सार्थक, उपयोगी और यथार्थ होना चाहिए, जिसे सीखने वाले तत्कालीन लाभ उठा सकें। साथ ही सीखने की विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को प्रारंभिक कक्षा में करना चाहिए। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण विधि, सामूहिक विधि, सहयोग विधि आदि का पालन करना चाहिए। अतः शिक्षक और छात्र के आधार पर विषय का चयन एवं उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम प्रक्रिया सरल एवं रुचिकर हो। ये थे विषय सामग्री स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट कॉन्टेंस्ट। ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। 8वां है, अधिगम को शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से और भी सरल एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। यानी कि ये दूसरे जो टॉपिक हैं, विषय सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। ठीक है। इसमें शिक्षण के लिए क्या क्या सहायक सामग्री है और उसमें विषय क्या क्या सहायक सामग्री थी, विषय कैसा होना चाहिए, इसमें शिक्षण के लिए क्या क्या सहायक सामग्री यूज कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेसिंग बघेला, ये क्वेश्चन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को इन्होंने 2 बराबर भागों में बांटा, प्रकृति के आधार पर और निर्माण के आधार पर। प्रकृति के आधार पर शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि
टेट का, रीट का या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से कोई भी एग्जाम हो, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। बात करते हैं सबसे पहले दृश्य सामग्री की। दृश्य सामग्री में अधिगम का माध्यम केवल दृश्य होता है, जैसे यानी कि जो हमें देखकर हम अधिगम कर सकें, देखकर सीख सकें, जैसे ब्लैक बोर्ड, फ्लो चार्ट, यहाँ पे फ्लो चार्ट हो जाएगा, ठीक है। बुक मैप, पेंटर। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री, जैसे कि लिखा है श्रव्य यानी कि सुनने से। सुनने वाली सामग्री कौन कौन सी हो सकती है जो हमें अधिगम को प्रभावित करे, यानी कि सीखने में मदद करे, जैसे कि ध्वनि के आधार पर अधिगम, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर, कविता का पाठ या कोई कहानी सुनाई जाती है। और सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, जैसे सिनेमा नाटक द्वारा अधिगम किसी कठिन प्रक्रिया को दिखाकर उसे आसान बनाया जाता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, चलचित्र, कठपुतली द्वारा हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये आप बिल्कुल इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बिना आपको बस पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि श्रव्य सुनना हो गया, दृश्य देखना हो गया, दृश्य श्रव्य मतलब देखना और सुनना दोनों हो गया। तो आप अपने आकलन के हिसाब से इसको क्वेश्चन में जो पॉइंट आए, क्वेश्चन में जो भी आपको एग्जाम्पल आए, एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे पूछ ले कठपुतली, कठपुतली कौन सी सामग्री के शिक्षण सहायक सामग्री में कठपुतली किस में शामिल है, तो आपका आंसर होगा दृश्य श्रव्य सामग्री। अब बात करते हैं निर्माण के आधार पर अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री। निर्माण के आधार पर हेज सिंह बघेला ने दो प्रकार बताया था, प्रकृति और निर्माण। तो हमने प्रकृति के हिसाब से मैंने देख लिया, अब निर्माण के आधार पर देखते हैं। इन्होंने कठोर उपागम और मृदुल उपागम बताया था। इसमें आपको एक की पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कंप्लीट आप आसानी से कर सकते हैं। पहला इन्होंने बताया था कठोर उपागम। कठोर उपागम में इन्होंने बताया कि वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग शिक्षा किसी तकनीक के माध्यम से, यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है कि तकनीक के माध्यम से करता है, जैसे स्लाइड, रेडियो, लिपलेक्टर, प्रयोगशाला, उपकरण, सूक्ष्मदर्शी, ट्रांजिस्टर या OHP। ये OHP एक उपागम है, कह सकते हैं। ये भी एक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है, जिसका पूरा फॉर्म है ओवरहैंड प्रोजेक्ट होता है। तो ये कठोर उपागम है, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब ये पॉइंट्स याद रखिएगा। मृदुल उपागम में क्या होता है, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें एक शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर बिना किसी तकनीक के, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज है, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड, पेंटर, ग्लोब, मॉडल, मानचित्र, नोट्स। यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड में कहाँ तकनीक यूज होती है, ना पेंटर्स ना ग्लोब, मॉडल में यहाँ पे तकनीकी का यूज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट जो अधिगम को प्रभावित करता है, अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की ही होती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की है। अध्यापक ही अधिगम करने में सहायता प्रदान करता है। यदि अध्यापक से बालक मित्र की तरह व्यवहार करता है, उसकी कठिनाई को समझता है एवं उसे दूर करने का प्रयास करता है, तो बच्चे अध्यापक पर विश्वास करते हैं तथा उसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करते हैं कि अध्यापक इन्हें इस कठिनाई कार्य में सहायता करेंगे और वह कार्य को आसानी से सिखाएंगे और हम सीख जाएंगे। इस प्रकार अधिगम में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। इसलिए अध्यापक को छात्रों के साथ प्रेम व स्नेह के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक अध्यापक की भूमिका भी होती है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अधिगम से कुछ रिलेटेड परिभाषाएं दी हैं, उनको हम देख लेते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था, अधिगम नवीन विकास की प्रक्रिया है। ये हर बार क्वेश्चन में आया हुआ है। स्किनर के अनुसार अधिगम उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदत, आवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। गेट्स एवं अन्य के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये अधिगम की जो परिभाषा है, इनको आप रट लीजिएगा। ये आप कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब की पॉइंट्स हैं अधिगम के, ये कहीं कहीं कभी पूछ लेता है की पॉइंट्स में या क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लेता है। अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम यानी कि सीखना अनुभव की नवीन व्यवस्था है। सीखना अधिगम मतलब सीखना ही होता है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशील की उपज है।
सीखना समायोजन है, सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और ये हमारी यूनिट 2 थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के जो अगला टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे एक मित्र ने कमेंट किया था, सर 7 में 7 क्वेश्चन कराइए। मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर सभी के एक एक जल्दी जल्दी 1 महीने के अंदर मैं बाल विकास को कंप्लीट करने वाला हूँ। फिर मैं उसके 5-6 दिन में सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं एक एक जो पॉइंट्स हैं उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से जो एग्जाम में आते हैं उनको मैं बता देता हूँ। यानी कि आप सबसे बड़ा चीज़ है क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।